हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसवी केमिस्ट्री में। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड इसके हर उस टॉपिक को आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर के वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ले लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वर्नर्स थ्योरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर के जो नोट्स होंगे बेटा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेटा, वर्नर थ्योरी जो है वो फर्स्ट थ्योरी थी जिस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो क्या होंगे और कैसे होंगे। तो वर्नर ने सबसे पहले COCl3 लिया और उसको NH3 के साथ रिएक्ट किया। एक्वस फॉर्म में लिया COCl3 और एक्वस फॉर्म में लिया NH3, इसके साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो बना COCl3.6NH3। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक्वस फॉर्म में AgNO3 मिक्स कर दिया। AgNO3 मिक्स किया जब, तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हुए। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद COCl3.5NH3 को एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। उस कंडीशन में 2 मोल ऑफ AgCl बने। फिर इन्होंने COCl3 लिया .4NH3 एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो 1 मोल ऑफ AgCl बना। इस तरह से इनका एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद ये कैसे हुआ और ये 3 मोल्स 2 मोल्स 1 मोल्स ऑफ AgCl कैसे बने, तो इन्होंने ये बताया कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, उसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। 2 टाइप की वैलेंसी इन्होंने बताई। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। कैसे? जैसे इन्होंने COCl3.6NH3 यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH3 का होल 6 3 प्लस चार्ज प्लस 3Cl माइनस। तो जो वैलेंसी स्फेयर के बाहर है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है और वो आयनाइजेबल है। जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से स्फेयर के अंदर अटैच्ड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो हुई वो नॉन आयनाइजेबल हुई। रीज़न ये है कि प्राइमरी वैलेंसी आयन फॉर्म में ब्रेक हुई है इसलिए आयनाइजेबल है, और सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं हुई है, स्फेयर के अंदर है, इसलिए ये नॉन आयनाइजेबल। तो फर्स्ट क्या हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो कैसी थी, आयनाइजेबल थी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो थी वो नॉन आयोनाइजेबल थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने जो बताई वो ये कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है। सो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड है इसलिए ये क्या हुई, नॉन डायरेक्शनल हुई। कैसी हुई? नॉन डायरेक्शनल हुई। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी हुई? डायरेक्शनल हुई। प्राइमरी वैलेंसी जो ब्रेक हुआ है Cl आयन, उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो
सेटिस्फाइड किससे हुई, नेगेटिव चार्ज से, और सेकेंडरी वैलेंसी आल्सो सेटिस्फाइड नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी पे बेस्ड था, जो कि इन्हें देखने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने COCl3.5NH3 को ब्रेक किया, तो COCl का होल 5 2 प्लस चार्ज और 2Cl माइनस मिले। COCl3.4NH3 लिया, उसको ब्रेक किया, तो COCl2NH3 का होल 4 1 प्लस चार्ज और Cl माइनस मिला। इस तरह से क्या हुआ कि ये आयनाइज्ड हो गए। जब ये आयनाइज्ड हुए तो इनका आयनाइजेशन फॉर्म वर्नर ने यूज किया और उस पर एक्वस AgNO3 की रिएक्शन कराई। तो बेटा अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फर्स्ट हमारा था COCl3.6NH3, सेकेंड था COCl3.5NH3 और थर्ड था COCl3.4NH3। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी है और 3 प्राइमरी वैलेंसी है। तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी को हमने नोट किया और ये 3 जो प्राइमरी वैलेंसी थी ये क्या है, आयनाइजेबल है और नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इन्हें कहीं भी हम अरेंज कर सकते हैं। COCl3 5NH3 थे, 5 मॉलिक्यूल्स NH3 के हमने लिखे और 2 Cl की वैलेंसी की हमने, और एक Cl जो था वो स्फेयर के अंदर आ गया। एक Cl क्या हुआ, स्फेयर के अंदर आ गया, तो वो प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड में COCl3.4NH3 था, यहाँ पे क्या हुआ कि 4NH3 के मॉलिक्यूल हमने ऐड किए और 1 Cl की वैलेंसी और 2 Cl की वैलेंसी जो थी वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से इन्होंने इसके स्ट्रक्चर ड्रा किए। और अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर इसको हम AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो उस केस में प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिलेंगे। यहाँ पर अगर इसको हम AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी हमारी 1 है और इसको AgCl से रिएक्ट कराएं, AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। अब अगर हम इसकी कंडक्टिविटी चेक करें तो यहाँ पर 3 Cl माइनस हमें मिल रहा है और स्फेयर जो है उस पर 3 प्लस के चार्ज हैं। यहाँ पर स्फेयर पे 2 प्लस के चार्ज हैं और सेकेंडरी वैलेंसी 2 मिल रही है। यहाँ पर स्फेयर पे 1 प्लस का चार्ज है और 1 वैलेंसी मिल रही है। तो ये टोटल स्फेयर पे जो चार्ज होते हैं उसकी काउंटिंग हम करते हैं +1 की, और यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, तो 3 और +1 कितना हो जाएगा, 4 आयन हो जाएंगे टोटल। यहाँ पर भी स्फेयर पे 1 चार्ज काउंट होगा और 2 जो है वैलेंसी है आयनाइजेबल की, तो टोटल आयन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे भी स्फेयर पे 1 चार्ज काउंट होगा और आयंस पे 1 है, तो यहाँ पर 2 आयंस हो जाएंगे। तो बेटा जिस कॉम्प्लेक्स आयन में जितने ज़्यादा आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमें 4 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 आयंस मिल रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए मैक्सिमम आयन जिनके होते हैं उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो 4 आयन यहाँ पे मिले, ये ग्रेटर, 3 आयन 2 आयन, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी हुई, 4 आयंस की, फिर 3 आयंस की, फिर 2 आयंस की। सॉरी बेटा यहाँ पे 20 लिख दिया था जिसे मैंने रब कर दिया है। तो बेटा ये थी वर्नर IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों IUPAC नेम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम करते हैं उनको करने से पहले कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें, और सेकंड पॉइंट है कि जो लिगेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या नेम हम IUPAC नेमिंग करते समय लिखते हैं। K4FeCN का होल 6 इसका सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और इसी की ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज X। सो +1 होती है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 4 प्लस Fe की वैल्यू X है प्लस Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 प्लस X प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। X इक्वल टू 6 माइनस 4 X इक्वल टू +2। ये आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ag इक्वल टू X। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो +1 प्लस Ag की वैल्यू X प्लस Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो X प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2। ये सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर ली। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें ये हमने सीख लिया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें लिगेंड्स पता होने चाहिए कि जो लिगेंड्स हैं वो कैसे हैं, उनके नेम कैसे लिखते हैं। जैसे कि मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड भी हैं, पॉजिटिव लिगेंड भी हैं, नेगेटिव लिगेंड भी हैं और एम्बिडेंटेट लिगेंड भी हैं। इन सबके नेम मैंने लिख रखे हैं। इन्हीं नेम का यूज हम आईपीएससी नेम लिखते समय करेंगे। डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड में ईएन है जिसे हम इथेन 1,2-डाइमीन बोलते हैं। ग्लाइसिनेटो है, ऑक्सलेटो है। कंडीशन ये है कि जब ईएन को हम लिखते हैं, ईएन ट्वाइस हो थ्राइस हो, तो ट्वाइस की कंडीशन में बिस्ट्रेस यूज करते हैं। बट ऑक्सलेटो के केस में हम मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा ये यूज करते हैं। और भी लिगेंड हैं जैसे हेक्साडेंटेट लिगेंड जिसे हम ईडीटीए बोलते हैं। टर्डेंटेट लिगेंड्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में डाईइन लिखते हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स जिसे ट्राई इथाइलिन टेट्राइमीन बोलते हैं। और उसके बाद हमारे कीलेट लिगेंड है। कीलेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स को अगर हम स्किप कर दें तो ऑल जितने भी लिगेंड हैं वो कीलेट लिगेंड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लिगेंड्स हमें पता होने चाहिए और इन लिगेंड्स के हमें नाम पता होने चाहिए। इन्हीं के बेस पे हम आईयूपीएसी नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखते हैं। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब बात ये आती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एनायनिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें ब्रेक करते हैं तो ये 4K प्लस FeCl का होल 6 इसमें ब्रेक होते हैं और स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज आता है। कैटायनिक में कंडीशन क्या है कि इसे जब ब्रेक करेंगे या आयनाइज करेंगे तो ये जब ब्रेक होगा तो इसमें स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये कैटायनिक है। न्यूट्रल की कंडीशन में आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनके स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं आता। सिंपली देखें तो हम ये कहें कि अगर स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है। सो अब हम सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को कि उनका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है CuNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास जो लिगेंड्स हैं उसका नाम हमें लिखना है। तो अभी जैसे कि लिगेंड्स में हमने बताया था कि पर्टिकुलर लिगेंड का एक नेम होता है, तो NH3 को हम लिखते हैं एमीन। तो कितने हैं? 2 हैं, इसलिए क्या बनेगा? डाई एमीन। फिर उसके बाद क्या है? कॉपर है, तो हम लिखेंगे कॉपर। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पीछे कैलकुलेट करना हमने सिखाया है। NH3 की कितनी होती है? न्यूट्रल 0 है, ठीक है ना। और Cu की कितनी है? -1। सो कॉपर पे कितनी आएगी? +1। तो फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। अब यहाँ क्या है कि 2 लिगेंड्स हैं, बट दोनों ही कैसे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब अगर इन्हें लिखना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों में से किसे पहले लिखें। तो फिर उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें लिखेंगे। जैसे कि अगर इसको लिखना है तो क्या बनेगा नाम? ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NH3 की 0, H2O की 0, Cl पे 3- तो क्रोमियम पे कितना आएगा? +3। तो थर्ड क्लोराइड।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, COCl2 En का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर एक तो Cl2 है और दूसरा En है। Cl2 जो है वो मोनोडेंटेट है और En जो है वो डाइडेंटेट है। बट हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल में लिखना है। C पहले आता है तो क्या बनेगा, डाई सी, चलो क्लोरिडो। उसके बाद कितने हैं En, 2 हैं, तो हमने बोला था कि उसको बिस लिखेंगे, डैश क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सेंट्रल एटम को कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये होल ट्वाइस है। Cl कितने हुए, 4 और SO4 पे चार्जेस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आई, 3। अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हो तो आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको कैलकुलेट करके फिर लिख लो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से अगेन समझते हैं। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है, NH3 लिगेंड लगा हुआ है, ONO लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ONO को क्या लिखते हैं ये पता होना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा। तो कितने एमीन है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, CONH3 का होल 5, CO3 और Cl है, तो इसको क्या लिखेंगे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पेंटा एमीन, CO3 को कार्बोनेटो लिखते हैं इसलिए कार्बोनेटो, उसके बाद कोबाल्ट 2 माइनस के चार्ज 1 3 क्लोराइड। अंदर Cl होगा तो क्लोरिडो लिखेंगे, बाहर होगा तो क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि बाहर Cl एज अ काउंटर आयन है और अंदर का जो Cl है स्फीयर के वो क्या है, हमारा लीगेंड है। ये तो हमारे हो गए कौन से, कैटायनिक। अब हम एनायनिक का नेम लिखते हैं। एनायनिक में सबसे पहले पोटेशियम है, उसके बाद सेंट्रल एटम स्फीयर में और लिगेंड्स। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पोटेशियम को लिखेंगे, पोटेशियम। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से क्या होता है, हेक्सा। Cn को क्या लिखते हैं, साइनो, ठीक है। अब ये जो एनायनिक होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसमें 8 यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आयरन है Fe, तो इसको फेरेट लिखेंगे। कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, सिल्वर होगा तो सिल्वरटेट लिखेंगे या अर्जेंटेट लिखेंगे। तो यहाँ Fe है, Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर अब 6 - 4 कितना, 2। इस तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम करते हैं। नेक्स्ट देखो, सोडियम को सबसे पहले लिखेंगे, सोडियम। इसके बाद लिगेंड्स को कितने हैं, 2 डाई साइनो। सिल्वर है, क्या लिखेंगे, सिल्वरेट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2 - 1 1। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर डाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, इसका नेम करते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे, काउंटर आयन को। तो काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम। कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सिलेटो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर आयरन है तो आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट। और उसके बाद ये डाइडेंटेट लिगेंड है, 1C2O4 पे 2 माइनस के चार्ज होते हैं, तो 3 2 6 और -3 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, 3। नेक्स्ट पोटेशियम, तो लिखना सीख रहे होगे, करते जाओ। पोटेशियम कितने Cn है, 5, तो क्या होगा, पेंटा साइनो। NO को क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 5 - 3 2। नेक्स्ट पोटेशियम, इसको लिखेंगे Cn को, कितने हैं, 4, तो टेट्रा साइनो। निकल है तो क्या लिखेंगे, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर 4 - 2 आया, 2। इस तरह से हम एनायनिक करते हैं। उसके बाद हमारे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। FeCO का होल 5 है, तो FeCO4 का होल 5 जो है उसमें क्या है, CO कितने हैं, 5, और CO लिगेंड को लिखते क्या है, कार्बोनिल। तो कितना हो गया, पेंटा कार्बोनिल।
आयरन को क्या लिखेंगे, आयरन ही लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, CO न्यूट्रल होता है इसलिए 0। यहाँ पर NH3 भी है, NO2 है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा। एमीन कितने हैं, ट्राई एमीन, ट्राई। NO2 है, NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। उसके बाद कोबाल्ट थर्ड। नेक्स्ट डाईएमीन, फिर डाईक्लोरिडो, डाईएमीन डाईक्लोरिडो, PT को प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर 2। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास एग्जांपल हैं या क्वेश्चन है वो कैटायनिक एंड एनायनिक है। तो कैटायनिक एंड एनायनिक के केस में क्या होता है, इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले देखो, AgNH3 का होल ट्वाइस यहाँ है और AgCN का होल ट्वाइस यहाँ है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो क्या होगा, डाई एमीन क्या है, सिल्वर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिल्वर, क्योंकि कैटायनिक में हम सिल्वर कॉपर ये लिखते हैं, ठीक है ना। ऊपर एग्जांपल हमने पढ़े, ठीक है ना, कैटायनिक के जिसमें प्लस का चार्ज आता है वो कैटायनिक होते हैं, तो वहां पर सेंट्रल मेटल एटम को जो उसका नेम है वही लिखते हैं, उसमें 8 ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम स्पेस छोड़ दें, फिर यहां लिखते हैं डाई साइनो। अब ये कैसा है, एनायनिक है, तो एनायनिक के केस में क्या करते हैं, 8 लगाते हैं, तो क्या बनेगा, सिल्वरेट या अर्जेंटेट। चलो अर्जेंटेट ही लिख लेते हैं, अर्जेंटेट। यहाँ के लिए भी हमने स्पेस छोड़ दिया। अब देखो यहाँ तो लिगेंड जो लगा है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फर्स्ट इधर कर दें और फर्स्ट इधर कर दें। 2 था ना। सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ क्या है, 6 है लिगेंड, तो हेक्सा एमीन, फिर क्रोमियम, स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। एनाइन में क्या करते हैं, 8 लगाते हैं, फिर स्पेस। अब ये भी फिर न्यूट्रल है और ये CN कितना है, 6, तो ये 6 हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिवाइड कर देंगे, 3 3 3 एंड 3। उसके बाद इसको देखो, यहाँ पे किसको पहले लिखेंगे, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, स्पेस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फिर टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट और ये स्पेस। अब यहाँ क्या है, इधर 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर 4 है, तो इंटरचेंज क्या करेंगे, इंटरचेंज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 4, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर किसी साइड 0 है तो हाफ कर देंगे, किसी साइड 4 है, किसी साइड 2 है, तो उसे इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, स्पेस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फिर हेक्सा साइनो क्रोमेट, CR को क्या लिखेंगे, क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ 6 है, यहाँ फिर 2 है, तो वहां क्या किया था, इंटरचेंज। और यहाँ क्या करने वाले हैं, क्यों इंटरचेंज किया था, क्योंकि दोनों लिगेंड जो थे वो क्या थे, सेम थे। यहाँ लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ 6 ये और 2 ये कितना हो गया, 6 2 8, 8 होगा। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम तुम पे छोड़ते हैं, ठीक है ना बेटा, दिमाग लगाओ और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको करो। अब ये कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक एंड एनायनिक, ये सारे टाइप के IUPAC नेम हमने लिखना सीख लिया। तो बेटा फॉर्मूले से IUPAC नेम लिखना तो हमने सीख लिया, बट IUPAC नेम से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अभी हमें वो सीखना है। तो उसके लिए फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन।
अब जिंकेट है 8 लग गया, इसका मीन ये हुआ कि ये एनायनिक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जिंक लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। और जिंक के बाद इसके साथ लिगेंड क्या लगा है, हाइड्रोक्सो। तो OH को हाइड्रोक्सो लिखते हैं। कितने हैं, टेट्रा, यानी कि OH का होल 4। और आयन है तो ये हमारा बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। सेकंड आयन है तो OH की वैलेंसी -1 होती है, 4 है तो 2 माइनस के चार्ज आएंगे। ये हो गया। सेकंड देखो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। तो पोटेशियम सबसे पहले काउंटर आयन है। ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट है, मीन सेंट्रल एटम एल्युमिनियम हुआ। ट्राई ऑक्सिलेटो क्या हुआ, C2O4 का होल थ्राइस। और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। कितना आया, थर्ड। C2O4 पे -2 के चार्ज होते हैं, 3 है तो कितने हो गए, 6। और यहाँ फिर K पे कितना आएगा, 3, क्योंकि 6 - 3 तो एल्युमिनियम पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, थर्ड आयन। तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। उसके बाद डाइक्लोरिडो है, डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, तो EN का होल ट्वाइस और बिग ब्रैकेट क्लोज। कितना चार्ज ऑक्सीडेशन का है, 3 है, Cl2 होता है, +1 का चार्ज आएगा। डाइअमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनम, तो ये हो गया प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद क्या है, डाइअमीन, तो NH3 का होल ट्वाइस। क्लोरिडो है तो Cl। उसके बाद नाइट्राइटो N है तो नाइट्राइटो N को लिखते हैं NO2 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। सेकंड तो Cl पे माइनस का, NO2 पे माइनस का, 2 है, सेकंड आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं सीख पा रहे हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, अलग से हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम कोबाल्टेट। तो ये हो गया पोटेशियम कोबाल्टेट है, CO, पेंटासाइनो CN का होल 5 और नाइट्रोसोनियम तो NO और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से IUPAC नेम से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। बोर्ड में नेम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नेम, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेटा आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोमर्स हो जाते हैं। और उनके इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म हो गई। आइसोमेरिज्म बच्चों 2 टाइप की है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 5 टाइप की होती है। फर्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब डिफरेंस होता है आयंस में, मींस इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस। उस कंडीशन में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। फॉर एग्जांपल CO NH3 का होल 5 Br SO4, और इसका जो आइसोमर है उसको हम कैसे लिखेंगे, CO NH3 का होल 5 SO4 और Br को हम बाहर कर दें। हमने क्या किया, आयन चेंज कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गए। कैसे, इसकी प्रूविंग करते हैं एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, CO NH3 का होल 5 Br, इस पे 2+ के चार्ज और SO4 माइनस, और इसको ब्रेक करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, CO NH3 का होल 5 SO4 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो इस पे कितने चार्ज आएंगे, +1 का चार्ज और Br माइनस। अब हम क्या करें, इसमें अगर हम BaCl2 मिक्स करें, इसमें क्या डालें, BaCl2, या फिर हम AgNO3 भी डाल सकते हैं, बट हमें ये देखना है क्या AgNO3 SO4 से रिएक्शन करेगा, तो AgNO3 भी SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर BaCl2 क्या होगा, ब्रेक होगा और BaSO4 फॉर्म करेगा, जो कि व्हाइट कलर का PPT होगा। कैसा होगा, व्हाइट कलर का PPT होगा। सेम कंडीशन इसमें भी है कि हम BaCl2 डालें या फिर AgNO3 डालें। तो यहाँ AgNO3 Br से रिएक्शन करेगा, BaCl2 रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये हमें क्या देगा, AgBr देगा, और ये कैसा होगा, LOPPT, क्योंकि यहाँ पर
AgBr फॉर्म हो रहा है। अगर AgCl फॉर्म हो रहा होता तो ये हमको व्हाइट PPT देता। अब सेकेंड आइसोमेरिज्म हम करते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड क्या है? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है, कैसे पता करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया CrCl3.6H2, इसके हमें क्या करने हैं? हाइड्रेट आइसोमर बनाने। तो फर्स्ट जो होगा CrH2O का होल 6 Cl3, एक तो ये बन जाएगा। सेकंड CrH2O का होल 5 Cl2.H2O सेकंड बनेगा। और इसका थर्ड आइसोमर बनेगा CrH2O का होल 4 Cl2Cl.H2O। इससे ज़्यादा इसके आइसोमर नहीं बन सकते, सॉरी 2H2O, इससे ज़्यादा इसके आइसोमर नहीं बन सकते। तो इस तरह से हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड आइसोमेरिज्म जो है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड टू द मेटल आयन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कैसे लिगेंड चाहिए? एम्बिडेंट लिगेंड, जो बोथ साइड से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हो सकते हैं, जैसे Cn माइनस NO2 SCN माइनस एक्सेट्रा। ये क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5 NO2 और Cl2। अब इसका आइसोमर करें तो NO2 जो है वो कैसा है? एम्बिडेंट लिगेंड है। ये 2 टाइप से लिख सकते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CONH3 का होल 5 ONO Cl2। तो ऐसे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म को फाइंड करते हैं। फोर्थ आइसोमेरिज्म जो है वो है बच्चों कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कब होगा, कैसे फाइंड करें? तो इसमें बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स आयन। मीन्स यहाँ पर लिगेंड क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6, इसका आइसोमर लिखना है हमें। कौन सा? कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा? लिगेंड एक्सचेंज करेंगे तो ये बनेगा COCN का होल 6 और CrNH3 का होल 6। अगर ऐसे है तो वहां पर कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म होता है। लास्ट आइसोमेरिज्म है इसका फिफ्थ, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में एक तो हमारा होता है PN, जिसे हम बोलते हैं प्रोपाइलीन डाईएमीन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइलीन डाईएमीन। और इसका फॉर्मूला होता है CH3CH NH2CH2NH2। ये इसका फॉर्मूला होता है। और सेकंड जो होता है वो होता है TN। TN में क्या होता है? NH2 CH2 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 NH2। ये इसका फॉर्मूला है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका और क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देख के कि यहाँ पर लिगेंड आइसोमेरिज्म हो रही है। तो CONH3 का होल 4 PN, इस पे 2+ के चार्ज। अब जब ये आइसोमर बनाएगा तो PN किस में चेंज हो जाएगा? TN में चेंज हो जाएगा बच्चों। किस में चेंज होगा? TN में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो होता है उससे हम लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। बट क्लियरली आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
या फिर जिस कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनमें से कौन होगा स्क्वायर प्लेनर या फिर कौन होगा टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका भी होगा वही टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। बट कैसे होगा? सपोज 3D सीरीज है और 3D सीरीज का कोई मेटल ऐसा है जिस पे +2 का चार्ज है। मेटल कैसा है? जिस पे +2 का चार्ज है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से D7 एंड D10 है। तो वो होते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कैसे? एग्जाम्पल सपोज हमने लिया ZnCl4 2-। अभी Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। Zn पे चार्ज कितने आएंगे? +2 के। नियरेस्ट टू नोबेल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 3d10 4s0, क्योंकि 2+ के चार्ज हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। तो फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 आया। तो जिसका d10 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें NiCO4, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर निकल का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 28। निकल पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो नियरेस्ट टू नोबेल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 18 हो गया। 3d8 4s2, ये एक ऐसा केस है जिसमें जो ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन d को दे देता है। इस तरह से इसके d में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल FeCN4 और इस पे चार्ज है -4। तो बेटा एटॉमिक नंबर आयरन का 26, 4 चार्ज इस पे अटैच्ड है। Cn लिगेंड लगा हुआ है। कितने चार्जेज आएंगे Fe पे? +2 के। इसका नोबेल गैस के नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 3d6 4s0, बिकॉज 2 चार्ज हैं तो s के इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे। तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 3d6। तो एग्जाम्पल के बेस पे ये प्रूव हो गया कि जिस भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से D7 तक एंड D10 होगा वो टेट्राहेड्रल होंगे। क्लियर हो गया बेटा? बट अब कंडीशन ये है कि हमने D0 से D7 तक के कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास क्या बचा? D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड D9। अब D8 D9 के केस में क्या करेंगे? इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे या फिर हम ये कहें कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, अगर उनमें अटैच्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयोडीन से लेके H2O तक के लगे हुए हैं तो वो टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिसमें अटैच्ड लिगेंड NH3 से CO तक है तो वो हमारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं। से होते हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल लें Cu NH3 का होल 4 2+ चार्ज। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? 29। नियरेस्ट टू नोबेल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। कॉपर पे चार्ज कितने आएंगे? +2 के। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 3d9 4s0। तो फाइनली क्या आया यहाँ पे? 3d9 आया। तो d9 में क्या हुआ?
स्क्वायर प्लेनर हो गया। और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है, DsP2 होता है। टेट्राहेड्रल के लिए एग्जांपल की बात करें कैसे, तो NiCl4 और इस पे हैं 2 के चार्ज। Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें नियरेस्ट टू नोबल गैस, चार्ज कितने आएंगे Ni पे +2 के। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3D8 4S0। तो इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो कितना हुआ 3D8। तो इस तरह से ये हमने देखा कि अगर आयोडीन से लेके H2O तक कोई भी लिगेंड अटैच्ड है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आता है या D8 आता है तो वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। बट अगर NH3 2CO अटैच्ड है कोई लिगेंड तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 आता है और वो कैसा होता है DsP2, और ये कैसा होगा टेट्राहेड्रल वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेथड था बच्चों जिससे हम 3D सीरीज मेटल जिस पे +2 के चार्ज होंगे तो हम फाइंड कर लेंगे कि वो टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे। बट फॉर 3D सीरीज इन केस कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिसके मेटल पे +3 या फिर +4 का चार्ज आता है, या फिर फॉर 4D या फिर 5D सीरीज का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा है जिस पर +2 या +3 या +4 का चार्ज आता है, तो उनसे कोई भी लिगेंड अटैच्ड हो, आल लिगेंड्स वो कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा 11th में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लिगेंड्स मस्ट बी डिफर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ज्योमेट्रिकल में 2 पार्ट होते हैं, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। सिस फॉर्म हम उसे बोलते हैं जिसमें थीटा का एंगल 90 डिग्री हो, थीटा का एंगल 90 डिग्री हो, और ट्रांसफॉर्म उसे कहेंगे जिसमें थीटा का एंगल 180 डिग्री हो। मीन्स सेम साइड सेम लिगेंड लगे होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, एडजेसेंट साइड सेम लिगेंड लगे होंगे तो थीटा का एंगल 180 डिग्री होगा। ये थी कुछ बेसिक नॉलेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड। अब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है ए, वो है MA2B2, MA2B2 टाइप, ठीक। इसके लिए हम लेने वाले हैं किसका, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये इसका एग्जांपल लिया और हमें क्या बनाना है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने, ठीक है। तो यहां पर देख रहा है कि A2 जो है वो NH3 है और B2 जो है वो Cl2 है। तो NH3 जब सेम साइड होगा, कैसे, ये स्क्वायर प्लेनर का हमारा डायग्राम हो गया, एक सिस के लिए और एक हो गया ट्रांस के लिए, ठीक है। सेंट्रल में हमारा कौन आया, मेटल, मेटल करके लिख रहे हैं। इसे हम A2 कर ले रहे हैं और इसे हम कर ले रहे हैं B2। A2 और B2 में ही हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। तो अगर A सेम साइड होगा, क्या होगा,
ए ए सेम साइड होगा और बी बी सेम साइड होगा तो ये क्या होगा बच्चों, सिस होगा, है ना। यही तो रूल था कि ए ए सेम साइड हो और बी बी सेम साइड हो तो वो सिस फॉर्म होती है। ठीक है, ए ए एडजेसेंट पोजीशन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, और बी बी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। क्या होती है, ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप का आइसोमर तो हमने बहुत ही इजीली बना लिया क्योंकि बहुत इजी सा लग रहा था। तो ये तो डायग्राम के थ्रू हम बना करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें या नहीं है। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म में, मिनिमम टाइम में आइडेंटिफाई करना हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें, ट्रांसपेयर बना लें। क्या करें, ट्रांसपेयर बना लें। ट्रांसपेयर कैसे बनेंगे वो सिखाता हूं मैं। ट्रांसपेयर कैसे, देखो इसमें क्या था, A2B2 था तो A2B2 में पहले हमने लिख लिया AA, A2 हो गया, फिर हमने लिखा B B, ठीक, AA B B, ये हो गया हमारा। अब क्या करो, A को B के साथ ले लो, ठीक, फिर A को B के साथ ले लो, ठीक, तो A B A B, ठीक है। अब इस डायग्राम से इसको मैच करते हैं। देखो A A सेम साइड में है, बी बी सेम साइड में है तो ये क्या हुआ, सिस, ठीक। और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कंपैरिजन इसका करेंगे, ए ए क्योंकि एडजेसेंट साइज है तो ए ए और बी 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 बी, तो ये इसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। समझ में आया बेटा। तो सिस और ट्रांस को हम मिनिमम टाइम में इस ट्रांसपेयर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे टाइप को देखते हैं। सपोज हमारे पास दूसरा टाइप है MA2BC, MA2BC ये टाइप है। इसके लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारा है PT PY का होल ट्वाइस NH3Cl, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका हमें सिस एंड ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया A2, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। इतना समझ में आया। बहुत ही ध्यान से बच्चों वीडियो देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया A2 और ये हो गया BC। अब अगर हम इसके ट्रांसपेयर बनाएं तो क्या होगा, AA, एक A बन गया, दूसरा क्या बनेगा, BC, दूसरा बन गया, फिर A को B के साथ, A को B के साथ हमने रख लिया और फिर A को हमने C के साथ रख लिया, ठीक। अब डायग्राम की हेल्प से भी देख लें इसको कि करेक्ट यही बन रहा है। ये एक स्क्वायर प्लेनर हमने ले लिया, ये हमारा दूसरा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये दो हमने स्क्वायर प्लेनर ले लिए। अब इन लिगेंड्स को यहां में सिस और ट्रांसफॉर्म में अरेंज करना है। तो पहला हमारा क्या था, ए ए था, क्या था, ए ए। तो ए ए अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ट्रांस वाला इधर बनाते हैं, ए ए, ठीक, फिर बी सी, ओके। अब दूसरा देखो, अब हम क्या करेंगे, ए ए को एक साथ ले आए तो ए ए, हमने तो पहले ट्रांस वाला बनाया, ए ए बी सी, ठीक, क्या किया, ए ए और बी सी, ये हमारा है ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट सी। अब यहां क्या है, ए ए सेम साइड, बी सी सेम साइड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, सेम साइड लगा है, सिस फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ये देखो ये 180 का एंगल और ये क्या है, ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल पे कौन से जनरेट हो रहे हैं, सिस फॉर्म, और 180 के एंगल पे कौन से जनरेट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका थर्ड टाइप देखते हैं, सी। इसमें एग्जांपल है MABCD टाइप, क्या है, MABCD टाइप, और इसके लिए एग्जांपल यूज करें हम PT NO2 PY
NH2OH NH3 प्लस का चार्ज। ये MABCD टाइप का एग्जाम्पल है, जिसमें ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। इसके ट्रांसपेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेयर में क्या होगा, A B एक तो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, C D बनेगा, ठीक। पहला क्या है, A B फिर C D, जैसे दिया है वैसे ही हमने लिख लिया। अब क्या करें, A को C के साथ और B को D के साथ, तो A C B D ये बन गया। अब क्या बन सकता है, A D B C, A D बन गया और B C बन गया। इसके कितने आइसोमर बने, 3। यहाँ पर ट्रांसपेयर बना करके हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के आइसोमर सिस और ट्रांस कितने होंगे। इसके लिए कितने हुए, 3 हो गए। तो फर्स्ट वाला एक हमारा ये रहा स्क्वायर प्लेनर, एक सेकंड। यहाँ पर हम लिगेंड के फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं, ABCD से ही लिख रहे हैं ताकि आप लोग इजिली समझ जाएं और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद आसानी से लिख सकेंगे। यहाँ मेटल मेटल और मेटल, यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर हमारे हो गए। तो 3 आइसोमर हो गए। बस डायग्राम से हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि तुम लोग अप्लाई कर सको उस पर, ठीक है ना। तो पहला क्या है, AB A B, फिर क्या है CD, तो CD लिख लो, CD ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्या है, A C, फिर क्या है B D, है ना, तो B D। थर्ड क्या है A D और B C। ये क्या है A B, ये 90 डिग्री पे जा रहे हैं। कितने पे जा रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो गया, सिस, है ना। ये हमारा कौन सा हुआ, सिस हुआ। और यहाँ A और C ये 90 डिग्री, B और D 90 डिग्री सिस, और A और B ये रहा, और C और D। ये तो हमने 3 डायग्राम बना लिए, A C B D, A B C D, ठीक है ना, और A D B C। अब फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो ये है, AC AC कितना 180, BD 180, तो ये 1 नंबर वाला डायग्राम हो गया। 2 नंबर वाला डायग्राम ABCD, AB ये रहा ट्रांस, CD ये 2 नंबर वाला हो गया। 3 नंबर वाला डायग्राम AB AB, ये कितने पे है, 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का डायग्राम। तो MABCD के कितने ट्रांसपेयर हुए, 3, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 3। तो ये था मेथड। इस तरह से अब बच्चों आप लोग स्क्वायर प्लेनर के लिए सिस एंड ट्रांसपेयर की हेल्प से बना सकते हो। यहाँ पे एक नोट लगा लो। नोट क्या है कि MA 4 टाइप, MA 4 टाइप, MA3 B टाइप, MA3 B टाइप, और MAA A2 ये डू नॉट शो geometrical isomerism because different spatial arrangement not possible। ठीक है बेटा, इस टाइप के जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने नोट का सेकंड पॉइंट, जो हमने ये स्मॉल यूज किए हैं AB, है ना, ये हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। और जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं वो हमारे क्या हैं, या कैपिटल A ले लो, डाइडेंटेट है। क्या है, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड। तो टाइप हमने डिस्कस किए। 3 टाइप में हमने ये कहा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब हमारे पास 2 टाइप और हैं। वो 2 टाइप कौन से हैं, MAB2 का होल ट्वाइस
और एम ए बी ए बी, इन दोनों की ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांसपेयर की हेल्प से बच्चों आपको बनाने हैं। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा। फर्स्ट टाइप इसका करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा? MA2B4 टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसके ट्रांसफेयर हम बना लें। तो इसका ट्रांसफेयर क्या होगा? AA BB BB। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? AB फिर AB और फिर BB। ये हमने दो ट्रांसफेयर बनाए। ठीक है, मतलब MA2B4 टाइप का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके दो आइसोमर होंगे। कैसे? डायग्राम से समझते हैं। ये हमने बना लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका एक और बनाते हैं। M मेटल हमने ले लिया। अब ये जो ट्रांसपेयर हमने बनाए हैं उसको इसमें अरेंज करते हैं। ठीक है ना। तो A के अपोजिट क्या है? A, B के अपोजिट क्या है? B, और फिर B के अपोजिट क्या है? B। तो एक तो इसका बन गया ट्रांसपेयर ये। दूसरा क्या होगा? A के अपोजिट में B, ठीक है ना, फिर A के अपोजिट में B और फिर B के अपोजिट में B। तो इस टू आइसोमर हो गए। ओके बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है MA3B3 टाइप। इसके बनाते हैं ट्रांसपेयर। क्या बनेगा? AA बना और AB और B। दूसरा ट्रांसपेयर क्या बनेगा? A को B के साथ, फिर A को B के साथ और फिर A को B के साथ। ये एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें फेसियल एंड मेरिडोनियल बनते हैं। ठीक है, जो फेसियल होता है वो सिस होता है और जो मेरिडोनियल होता है वो ट्रांस होता है। इसमें हम लिगेंड जो हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो AA पहले क्या है? AA है ना, या AB, इसको पहले करते हैं। AB फिर A और B फिर A और B। अब इसको A के अपोजिट में A के अपोजिट में B। A के अपोजिट में क्या हुआ? A हुआ। और फिर क्या होगा? A के अपोजिट में कौन जाएगा? B जाएगा। और B के अपोजिट में क्या जाएगा? B। तो इसमें क्या है बेटा कि एक फेसियल है और एक क्या है? मेरिडोनियल है। कैसे? ये हमारा जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा? फेसियल। ठीक है, और ये जो होगा ये क्या होगा? मेरिडोनियल होगा। तो इसको हमने ऐसे समझ लिया, ये क्या है? फेसियल और ये क्या है? मेरिडोनियल। यहाँ पे एक नोट लगाओ बच्चों। क्या नोट होगा? कि MA6 टाइप, MA5B टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक टाइप का और होता है, वो होता है MAA का होल ट्वाइस B2। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। एग्जाम्पल इसका COCl2 EN का होल ट्वाइस और इस पे एक प्लस का चार्ज। ये बेटा जो है आपको घर से करना है होमवर्क में। नेक्स्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन ये है कि ये ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है और यहां पर नॉट सो प्लेन ऑफ सिमेट्री।
प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर शो नहीं होती। तो कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट टाइप इसका है एम ए का होल थ्राइस, और इसके लिए जो एग्जाम्पल यूज करेंगे वो सी ओ ई एन का होल थ्राइस 3+। ये बेटा बहुत ही इजी है, बहुत इजी। कैसे, पहले इसके लिए हम क्या बनाएं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का शेप एम, ये बन गया। एक और, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मिरर इमेज भी बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। सेकंड, अब देखो मेटल तो हमारा कौन सा हो गया, कोबाल्ट, ईएन है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, इस साइड में हम ईएन लगा देंगे, और एक ईएन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। एक ईएन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ये इसका डेक्स्ट्रो बन गया। अब जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में क्या होगा, ये ईएन राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ईएन, और ये ईएन लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, डेक्स्ट्रो। कौन सी हो गई, डेक्स्ट्रो, और ये इसकी लियो फॉर्म हो गई। समझ में आया बेटा। अब हम इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे होगा। तो इसका जो सेकंड टाइप है वो है एम ए B2 C2 टाइप, और इसके लिए जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे CR NH3 का होल ट्वाइस Cl2, और EN इस पे एक प्लस का चार्ज है ना, डिफरेंट। तो इसको भी बनाते हैं, देखते हैं कैसे। इसके लिए भी हम क्या करें, पहले इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाया। इसे यहाँ पे हमने मेटल रखा, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट की, और फिर एक और बनाया, क्योंकि ये भी क्या करेगा, मिरर इमेज शो करेगा। मेटल, अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पर EN कितने हैं, 1। तो इस साइड तो हमने EN लगा लिया, ठीक है। अब 2 NH3 है हमारे पास, तो एक NH3 यहाँ पर, एक NH3 यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। अब इसका जो मिरर इमेज होगा बेटा, इसमें क्या होगा, EN जो होगा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और Cl जो होंगे वो लेफ्ट साइड, NH3 भी लेफ्ट साइड। ठीक, तो इस तरह से ये इसका डेक्स्ट्रो बन गया और ये इसका लियो बन गया। तो बेटा ये थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसका यूज क्या है, और ये सीरीज किस बेस पे बनी हुई है। तो यूज इसका हम करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को फाइंड करने में और वीक फील्ड लिगेंड को फाइंड करने में। अरेंज्ड कैसे है, ये अरेंज्ड है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। इसकी इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड के इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा नॉट। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि ऐसे कैसे पता चले हमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन। तो यहाँ पर एक नोट लगाओ बेटा, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। तो अगर हमारे पास हैलोजन डोनर एटम है लिगेंड के पास, इसके पास लिगेंड के पास हैलोजन डोनर एटम है, तो वो लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड से, और ये लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड से, नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड से, और ये लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे कार्बन डोनर एटम लिगेंड से, कार्बन डोनर एटम लिगेंड से। अब I से लेकर के F तक, I से लेकर के F तक जो हैं वो हैलोजन डोनर एटम होते हैं। OH से लेकर के
H2O तक ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड है, NCS से लेकर के EN तक नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड है, और CN से लेकर के CO तक कार्बन डोनर एटम है। मीन्स कार्बन डोनर एटम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, उससे लेस होते हैं नाइट्रोजन डोनर एटम, उससे लेस होते हैं ऑक्सीजन डोनर एटम, उससे लेस होते हैं हाइड्रोजन डोनर एटम। तो इतना हमें पता चल गया कि ये इसका ऑर्डर है और ये इसकी कंडीशन है कि ऐसे इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। बट जब मेटल की बात आती है तो हम 3D सीरीज के मेटल्स की बात करते हैं, 3D सीरीज के मेटल्स की बात करते हैं। इसमें सपोज हमारे पास कोई मेटल ऐसा है, जो मेटल है वो कैसा है, जिस पे +2 के चार्ज हों। कैसे हों? +2 के चार्ज। तो उस कंडीशन में I- से लेकर के EN तक के जो लिगेंड होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और +3 चार्ज है किसी मेटल पे, तो I- से लेकर के H2O तक के लिगेंड जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो लेस स्प्लिटिंग होगी। ऐसी स्प्लिटिंग होगी, लेस स्प्लिटिंग। सेम कंडीशन में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होंगे। मतलब ये लिगेंड अगर किसी 3D सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हैं और उसकी चार्जेस +2 +3 हैं, तो I2EN के जो भी लिगेंड अटैच्ड होंगे वो उसके साथ वीक फील्ड रहेंगे। +3 का है चार्ज अगर, तो आयोडीन से लेकर के वाटर तक के जो भी लिगेंड उसके साथ अटैच्ड होंगे वो वीक फील्ड होंगे। अगर +4 का चार्ज है किसी सेंट्रल एटम पे, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जितने भी लिगेंड हैं, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करेंगे, और इनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो होती है मोर। क्लियर हो गया बच्चों इतना? ओके, अब इसके आगे समझते हैं। अगर हमारे पास 4D सीरीज हो, 3D की कंडीशन तो हो गई, 4D सीरीज का अगर कोई मेटल है और वो मेटल +2 +3 +4 के चार्ज शो कर रहा हो, तो ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मीन 4D सीरीज का सेंट्रल मेटल होना चाहिए किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उसकी चार्जेस 2 हों, 3 हों या 4 हों, तो कोई भी लिगेंड उसके साथ लगा हुआ हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि RH के साथ लगा है NH3 लिगेंड पावर 6, और इस पे चार्ज है +3 का, तो यहाँ पर NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कोबाल्ट, अगर हमारे पास कोबाल्ट है और वो +3 चार्ज शो कर रहा है, कितने, +3 चार्ज शो कर रहा है, उस कंडीशन में कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर एटम लिगेंड लगे हों, या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड लगे हों, या फिर कार्बन डोनर एटम लिगेंड लगे हों, बिहेव कैसा करेंगे, बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। ये कंडीशंस पता चल गई। अभी आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि किस मेटल के साथ कौन सा लिगेंड अटैच्ड होगा, तो वीक फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्कशन ये भी किया था कि ये सीरीज ऑलवेज अरेंज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा नॉट। तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल। जब चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज होता है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और उस समय उसकी स्प्लिटिंग भी इंक्रीज हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? चार्ज जो मेटल पे होगा अगर वो बढ़ जाएगा तो डेल्टा नॉट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसकी स्प्लिटिंग भी बढ़ जाएगी। सपोज डेल्टा नॉट फॉर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, किसी भी सीरीज का मेटल होगा तो सबसे ज़्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी 5D के लिए, उससे लेस होगी 4D के लिए, उससे लेस होगी 3D के लिए। किस क्या होगी?
डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर होती है पेयरिंग एनर्जी से, और ये लो स्पिन करते हैं। और वीक फील्ड जो लिगेंड होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से लेस होती है और ये हाई स्पिन होता है। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो इतने सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में लिगेंड हैं, तो लिगेंड कैसे फाइंड आउट करें कि वीक फील्ड हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, किस सेंट्रल एटम के साथ वो वीक फील्ड के जैसा बिहेव करेंगे और किस सेंट्रल एटम के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा बिहेव करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से फाइंड क्या करते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप, उसका बॉन्ड एंगल, मैग्नेटिक बिहेवियर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। फर्स्टली, जो भी कॉम्प्लेक्स आयन गिवन हो उसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि गिवन कॉम्प्लेक्स आयन में अटैच्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। बिकॉज अगर वहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में वहां पर हाइड्रोजन्स होंगे या ऑक्सीजन होंगे और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करते। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड है तो NH3, Cl- एक्सेट्रा ये पेयरिंग करते हैं। तो जो लिगेंड पेयरिंग करते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर हम ये कहें कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो लिगेंड पेयरिंग नहीं करते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं या फिर हम ये कहें कि वो आउटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो गिवन कॉम्प्लेक्स की ये डिटेल तो हमें पता चल गई, बट हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नियरेस्ट टू नोबल गैस। सपोज हमारे पास कोई ऐसा मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 2235 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d4s4p। 37 to 53 है तो नियरेस्ट टू नोबल गैस क्रिप्टॉन, कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d5s5p। 55 to 85 है तो नियरेस्ट टू नोबल गैस जेनॉन होगी और कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f5d6s6p। सो हमें पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है सेंट्रल मेटल एटम की, फिर चेक करना है कि उससे वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड है। उसके बाद हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए हमने लिया Fe H2O का होल 6 जिसपे 3+ के चार्ज हैं। सेंट्रल मेटल एटम इसका Fe है और Fe स्टेट यहाँ पर +3 होगी क्योंकि H2O क्या होता है, 0 होता है। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हुई, +3। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए Fe एटॉमिक नंबर 26, नियरेस्ट टू नोबल गैस आर्गन, आर्गन 18 हो गया। 18 to 26 8 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं तो 3d कितना होगा, 6 और 4s2। अभी सेंट्रल मेटल एटम पे चार्जेस कितने आएंगे, +3 के, तो Fe 3 + 26 आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे तो हो जाएगा 3d5 4s0। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो t ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, 1 2 3 5 1 2 3, ये हमारा 3d हुआ, ये 4s और ये 4p। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। अब हम लिगेंड पे फोकस करेंगे। लिगेंड हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। सो ये पेयरिंग नहीं करेगा, मीन बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। लिगेंड कितने अटैच्ड हैं, 6। तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 लिगेंड ही फिल होंगे, इसलिए हम 4d ऑर्बिटल ही बनाएंगे। 1 2 3 5। फर्स्ट लिगेंड 4s में, सेकेंड 4p,
थर्ड 4p, फोर्थ वाला, फिफ्थ 6, ये 6 लिगेंड हमने फिल किया। यहाँ पर फिल करने के बाद अभी हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हमें चेक करना है इसका शेप। तो sp3d2 का शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा है CONH3 का होल 6 3+ चार्ज। तो फर्स्ट क्या करेंगे? हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +3। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, नियरेस्ट टू नोबल गैस आर्गन, 3d कितना 27 है, 18 हुआ, 18 टू 27 9 इलेक्ट्रॉन है तो 3d7 4s2। कोबाल्ट के चार्जेस कितने आएंगे? +3 के, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। आर्गन 3d क्या हो जाएगा? 6 4s0। ये ऑर्बिटल फिल करेंगे d s p, 3d है, 4s 4p। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप लिगेंड चेक करो। कोबाल्ट के साथ NH3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग करेंगे। इसके लिए हमने अगेन d ऑर्बिटल बनाया, s एंड p। सो फर्स्ट वाला ऑलरेडी पेयर है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में जंप करके आएगा, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में जंप करके बैक बॉन्डिंग कर लेगा। लिगेंड कितने अटैच्ड हैं? कोबाल्ट से 6, तो 1 लिगेंड 2 3 4 5 एंड 6। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बच्चों फाइंड हुआ? d2sp3। क्यों? ये 3d है, 4s है, 4p है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? d2sp3। इसका भी शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। ये कैसे का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कैसे होंगे? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि इन्होंने बैक बॉन्डिंग की है, ये पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नेटिक बिहेवियर इसका डायमैग्नेटिक होगा। सो इस तरह से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स आयन का हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाई स्पिन, लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, शेप, बॉन्ड एंगल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें आप सॉल्व करें और सॉल्व हो जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसके, पहले वो शॉर्ट में समझते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेटा d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, उसकी डिटेल हमें पता चलती है। और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसी थ्योरी के बेस पे करते हैं। CFSC का कैलकुलेशन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो कैलकुलेशन है,
वो भी इसी के बेस पे करते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी थ्योरी के बेस पे हम फाइंड करते हैं। तो बेटे ये थ्री यूजेज हैं इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, 12th, मेंस, नीट, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। तो बेटा ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इनमें एक तो हमारा होता है Eg और एक होता है हमारा T2G। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जो T2G होता है उसके लिए डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.4। इसी को हम क्या बोलते हैं, T2G, 3 ऑर्बिटल्स, और 2 ऑर्बिटल्स Eg, और इसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होती है वो +0.6 होती है। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ डायग्राम हमने नहीं ड्रा किया है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि इन T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, ठीक, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक, तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डू नॉट फॉलो हैंड रूल। ठीक है बेटा, यहाँ पे हैंड रूल फॉलो नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हंट्स रूल फॉलो होगा। रूल आप लोगों को पता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वहां पर डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर होती है। ओके बेटा, जब वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, लेस होती है। किसके केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लो स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, लो स्पिन होते हैं। और जब वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। ये और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जो हमें पता चली। तो लेफ्ट साइड जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्बिटल्स लिए हैं Eg और T2G, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हैं, और राइट साइड जो है वो वीक फील्ड के लिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D1 से लेके D10 तक। तो पहले हम D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाता है, T2G में। तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G1 Eg0। इसमें वीक फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल में T2G में ही पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों में कहाँ जाएगा, T2G में। तो D2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन बना T2G2 Eg0। इसके लिए भी D2 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G2 Eg0। ठीक है बेटा, D3 के लिए देखते हैं। D3, तो D3 में क्या होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाएगा बोथ में, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg0, और इसके लिए भी D3 का क्या होगा, T2G3 Eg0। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में हैंड रूल फॉलो होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, Eg में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, T2G में रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D4 की जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी T2G4 Eg0, और इसके लिए D4 की कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3 Eg1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन Eg में एंटर हो गया। D5 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में, वीक फील्ड में Eg में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G5 Eg0, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
T2G3 Eg2। ओके बेटा, अब D6 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो D6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में और वीक फील्ड में भी T2G में, तो T2G6 Eg0 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और D6 के लिए इसका क्या बनेगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, T2G4 और Eg2। D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 7th इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कहाँ जाएगा, Eg में, और वीक फील्ड में कहाँ जाएगा, T2G में। तो D7 के लिए होगा T2G6 Eg1। ठीक है बेटा, T2G6 Eg1 स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, और वीक फील्ड के लिए क्या होगा, D7 के लिए T2G5 और Eg2। अब D8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में, और यहाँ कहाँ जाएगा, T2G में। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या बनेगा, T2G6 Eg2, और इसके लिए D8 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G6 Eg2। फिर D9 के लिए, तो D9 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, D9 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में कहाँ जाएगा, Eg में, और वीक फील्ड में कहाँ जाएगा, Eg में। तो 9 वाला हम फिल कर लेते हैं, दोनों में Eg में गया, तो 9 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G6 Eg3, और इसके लिए भी क्या होगा, D9 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा T2G6 Eg3। अब D10 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड बोथ में, तो D10 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएगा, दोनों में Eg में ही जाएगा। तो ये हमने Eg में फिल कर लिया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें D10 का, तो क्या बनेगा, T2G6 Eg4, और यहाँ भी T2G6 Eg4। ये हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ठीक है ना, अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो यहीं से हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते थे कि किसमें किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 5th इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे, सपोज करो वीक फील्ड में, तो 1 2 3 4 5 है ना, D5 के लिए 5 अनपेयर्ड। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड। इस तरह से यहां से हम इजिली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सीख गए अच्छे से लिखना। अब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं CFSE। ओके बेटा, तो ये CFSE क्या होती है, तो CFSE होती है बेटा, मेरे साथ नोट करो, कि द एनर्जी difference between Eg and T2G orbitals is denoted by delta naught. It is called CFSE। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि T2G की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.4, और Eg की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.6। कॉन्फ़िगरेशन करते समय हमारे पास दो केस थे, एक केस था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के टर्म में, और एक केस था हमारा वीक फील्ड लिगेंड के टर्म में। यही दो केस हमारे, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम CFSE कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वीक फील्ड के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे। कैसे, अब देखो D1 में 1 इलेक्ट्रॉन था स्ट्रॉन्ग फील्ड में, किसमें था, T2G में, है ना। तो D1 के लिए क्या होगा बेटा, -0.4 इंटू 1, वैल्यू कितनी आई, -0.4। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो -0.4 इंटू 2, किसमें, T2G में, तो वैल्यू कितनी आई, -0.8। D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वैल्यू कितनी आई, -1.2। D4 में क्या था बच्चों कि -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे T2G में ही,
तो वैल्यू कितनी आई -1.6। D5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था बच्चों 0.4 और T2G में इलेक्ट्रॉन कितने थे 5 थे, ठीक है ना, तो कितना होगा -2.0। D6 इलेक्ट्रॉन में T2G में कितना था 0.4 इंटू 6 इक्वल टू कितना -2.4। ये T2G के सारे फिल हो गए, है ना। अब जब T2G के सारे फिल हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे EG में जाएंगे, है ना बेटा। तो D7 में क्या है कि -0.4 इंटू 6, ठीक है, प्लस EG में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, 0.6 इंटू 1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी बेटा, हाँ -1.8, ठीक है। फिर D8 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो वैल्यू कितनी आएगी -1.2 CFSC। D9 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 और प्लस 0.6 इंटू 3, वैल्यू कितनी होगी -0.6। और D10 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। ये हमने D1 से लेके D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अटैच्ड हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनकी CFSC कैलकुलेट कर ली। अब हम CFSC कैलकुलेट करेंगे वीक फील्ड लिगेंड जब अटैच्ड हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो बेटा D1 में वहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था तो वैल्यू हुई -0.4। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे T2G में तो वैल्यू हुई -0.8। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन थे T2G में तो वैल्यू हुई -1.2। बट D4 में EG में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, तो -0.4 इंटू 3 और प्लस 0.6 इंटू 1, कितने इलेक्ट्रॉन -0.6 वैल्यू आएगी। D5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा, इसमें होगा -0.4 इंटू 3 प्लस EG में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कितनी आएगी 0। D6 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन फिर T2G में गया और यहाँ प्लस 0.6 इंटू कितना 2, वैल्यू कितनी आएगी -0.4। D7 इलेक्ट्रॉन के लिए होगी वैल्यू T2G की -0.4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 2, वैल्यू कितनी -0.8। D8 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन 6 T2G में प्लस 0.6 इंटू 3 नहीं 2, 8 इलेक्ट्रॉन है 6 to 8 इक्वल टू कितना -1.2। D9 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 इक्वल टू कितना -0.6। और D10 इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 प्लस लगा के लिखो या ऐसे ही लिखो एक ही बात है इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हमने वीक फील्ड के लिए भी CFSC का कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे ये देखो कि D1, D2, D3 और D4 D1, D2, D3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच्ड हो या वीक फील्ड लिगेंड अटैच्ड हो सेम CFSC, ठीक है ना। D5, D6, D7, D8 इनमें कंपैरिजन में देखो तो 10 की सेम है, 9 की सेम है, 8 की सेम है, डिफरेंस किसमें आया 7, 6 और 5 और 4 यानी 4, 5, 6, 7 इनकी CFSC में चेंजेस आए। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D1, D2, D3 का सेम होता है, D4, D5, D6, D7 इनका क्या होता है डिफरेंट होता है और D8, D9, D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। तो क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादातर वो कहां से आते हैं D4, D5, D6, D7 से आइडेंटिफाई करने को, चाहे वो CFSC हो या फिर वो क्या हो कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो हेडिंग लगाओ मेरे साथ। इसका निकालना होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, मेटल आयन का निकालना होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट n +2, वो भी म्यू इक्वल टू। ठीक है बेटा। अब n यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके, मेटल आयन के। सपोज करो कि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या है 3, कोई भी मेटल है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे म्यू इक्वल टू n +2। तो n की वैल्यू कितनी है 3 +2 रूट। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 3 × 5, रूट कितना आया 15। और रूट 15 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 3.87 होती है। तो 3.87 बोहर मैग्नेटॉन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन फॉर्मूला म्यू इक्वल टू अंडर रूट n +2। तो वैल्यू कितनी हुई 5 +2 रूट, ये कितना हो गया 5 2 7 × 5, ये रूट कितना हुआ 35। और रूट 35 की वैल्यू क्या होगी, ये बच्चों आपको निकालना है, वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा बोहर मैग्नेटॉन में। आई होप आप लोग फाइंड कर लोगे कि रूट 35 की वैल्यू